अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाजरीन, गवर्नर स्टेट बैंक ने अगले महीने से महंगाई में इजाफे की नवीद सुनाई थी, जबकि हुकूमत ने अभी से महंगाई में इजाफा कर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ की बजाय पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर हुकूमत ने पैगाम दिया है कि आवाम को रिलीफ की बजाय महंगाई की चक्की में मजीद पीसा जाएगा। और ये तो अभी आगाज़ है। अभी आने वाले बजट में लगने वाले टैक्सेस और हुकूमती मौशी इकदाम आवाम की मजीद चीखें निकलवाएंगे। हुकूमत बिल्स और सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए मनमाने इकदाम कर रही है और इसे आवाम को रिलीफ देने की कतई परवाह भी नहीं है। और इसकी वजह यह है कि अपोजिशन, जिसने हुकूमत को टफ टाइम देना होता है, वो हुकूमत को मुश्किल में डालने की बजाय अपने सियासी वजूद को तस्लीम कराने की जिद्दोजहद में लगी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसके पास सबसे ज़्यादा स्ट्रीट पावर मौजूद है, वो शिकस्त और रेख्त का शिकार है और उसकी क़यादत इतनी कॉम्प्रोमाइज्ड है कि पार्टी में कई ग्रुप्स और जत्थे हैं जो ज़ाती मुफाद के लिए पार्टी के मुफाद के खिलाफ जाते हैं, जिससे ना तो पार्टी का कोई बयानिया बन पा रहा है और ना ही पॉलिसी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात इस हद तक बढ़ चुके हैं कि ना कोई एहतजाजी तहरीक चलती दिखाई देती है और ना ही ऐवान में कोई शोर शराबा सुनाई देता है। लिहाजा हुकूमत को अपोजिशन की जानिब से फ्री हैंड मिल चुका है, मगर हुकूमती इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फ्री हैंड देने को तैयार नजर नहीं आती। दरियाए सिंध से निकाली जाने वाली कैनाल्स को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान में और सड़कों पर कहीं भी हुकूमत के सामने आने से हिचकिचाती नजर नहीं आती, बल्कि हालात ये बता रहे हैं कि अब की बार हुकूमत के लिए बजट पास कराना भी किसी चैलेंज से कम नहीं होगा। पीपल्स पार्टी हुकूमत से पहले अपने मुतालिबात मनवाएगी और उसके बाद हुकूमत को सांस लेने देगी, क्योंकि कैनाल्स के इशूज़ पर पीपल्स पार्टी हुकूमती ओहदों की कुर्बानी देने को भी तैयार नजर आती है। नून लीग की इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अपोजिशन कोई भी नून लीगी हुकूमत से खुश नहीं और सियासी डेडलॉक जूं का तूं बरकरार है। और ये सियासी डेडलॉक मुल्क की मईशत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि IMF के साथ मुआहिदा हो या फिर माइंस एंड मिनरल्स बिल, हर जगह सियासत आड़े आ जाती है। अब अगर ये सियासी डेडलॉक ख़त्म नहीं होता तो मुल्क की मईशत की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या हुकूमत मौजूदा सियासी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए कोई संजीदा कोशिश करेगी भी या फिर नहीं। इस पर बात करेंगे। पैनल इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रज़ा साहिबा ने। इनके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं सेनेटर हुमायूं मेमन साहब और सीनियर जर्नलिस्ट शौकत प्राचा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हुमायूं मेमन साहब, मुझे बताइएगा, पहले तो ज़ाहिर है कि हम जो महंगाई का तूफान है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल है कि खान साहब बहुत नाराज़ हैं सलमान अख्तर नज़र साहब से, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु व यका नस्तईन। देखिए, नॉट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनसे नाराज हैं। उन्होंने बाज़ ऐसी बातें हैं कि जो उन्होंने अपना वहाँ पे बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एक तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया है कि मैंने किसी को अपनी ज़ात के लिहाज से किसी के साथ कोई बातचीत करने को कहा हो। कहते हमने कभी किसी को ना नहीं कही कि अगर वो मुल्क की मफाद में हो या आइन की बालादस्ती के लिए हो तो हम हर एक से बात कर सकते हैं, उस पर मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरी पर्सनल चीज के ऊपर कोई वो नहीं करना, लेकिन किसी से बात नहीं करने। हम आप कह रहे हैं कि खान साहब ने निगेट कर दिया आजम खान सवाती साहब की बात को, कि वो कह रहे हैं कि मुझे खान साहब ने टास्क दिया, और ये तो खैर बेस्टर गौहर साहब भी कह चुके कि कोई टास्क नहीं दिया। देखिए, मैं वही वाली बात थी कि इसमें दो चीजें थी जो मुझे समझ आई थी और मेरा जो ख्याल था, यहाँ पे थोड़ा सा इब्हाम क्रिएट हो गया था कि ये टास्क दिए गए इमरान खान के लिए। वो टास्क इमरान खान, और ना ही टास्क दिया गया है, वो टास्क मांगा गया था कि मैं जी बात करना चाहता हूँ, मैं किसी को जानता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है यार, तुम कर लो, लेकिन उन्होंने साथ कैटेगोरिकली कहा था, और ये अली जफर साहब ने भी अगले दिन बताया था कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान की जात के रेफरेंस के लिहाज से कोई बात नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, कोई डील नहीं होगी, उस लिहाज से नहीं होगी। हाँ, मुल्क के लिए, मुल्क का मतलब ये हो जाता है कि आप आइन की बालादस्ती कर लो, आप इलेक्शंस का बता लो, फ्री एंड फेयर कैसे होगा, या आप अगर ये मईशत खबर ये आती है ना पॉलिटिकल स्कूल की तरह, स्कूल क्लास की तरह नहीं चलाया जा सकता। आप भी ज़रा स्कूल से पढ़े हैं, शैला साहब पढ़ी हैं, मैं भी पढ़ी हूँ। वो आपने कभी देखा है? मैं तो क्लास में वो मॉनिटर रही हूँ, तो एक होती है टीचर जो क्लास रिप्रेजेंट कर रही होती है, उनके नीचे मॉनिटर। जब मॉनिटर अपनी हद उबूर कर जाता है ना क्लास को डिसिप्लिन सिखाने में, तो फिर टीचर कान खींचता है और हेडमास्टर्स के पास लेके जाता है। तो मुझे लगता है कि खान साहब से की बात से मुराद ये था कि वो जो आपकी मुलाकातों पर एक तजाद बयानिया
और फिर इख्तलाफात सामने आ रहे थे जिसपे सलमान अकरम रजा साहब को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस थे। देखिए उसमें उस बात पे उन्होंने सलमान अकरम राजा को नहीं कहा, उन्होंने चूंकि वो उधर थे, उन्होंने बेसिकली बात ये की है कि पार्टी के हर एक ओहदेदार को, पार्टी के हर एक स्पोक्स पर्सन को, पार्टी के हर एक शख्स को कहा है कि आप लोग जो अपने इंटरनल मैटर्स है वो आप इंटरनली रिजॉल्व करोगे, उसको मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं करोगे। और ये चीज बहुत अहम है और मैं ये समझता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए और ये चीज होनी नहीं चाहिए थी इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, चले आप कह रहे हैं कि ये होनी नहीं चाहिए, लेकिन जाहिर है कि मीडिया पर आकर आपने कोई तो बयानिया देना होता है, बताना होता है, पार्टी को रिप्रेजेंट करना। शिला साहिबा, आप लोग भी एक बयानिया लेके चल रहे हैं। जी, मैं एक मिनट, मुझे इजाज़त दीजिएगा हुमायूं साहब। शिला साहिबा, आप लोग भी एक ज़ाहिर है कि बयानिया आपका है और वो कैनाल्स के इशू के ऊपर है, दैट्स वेरी फर्म कि आप कह रहे हैं कि इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। बट हम देख रहे हैं कि हुकूमत को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना तो अपोजिशन के इकट्ठ करने से पड़ रहा है या नहीं है, ना आप लोगों की किसी बात से पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? अच्छा, देखिए, ये मामला बड़ा संजीदा है और पंजाब हुकूमत की तर्जुमान साहिबा ने हक़ की नौकरी अदा करते हुए कभी उसे जरदारी साहब पे लगाने की कोशिश की, कभी किसी और ने करी। तो ये तो पहले हमें समझना चाहिए कि ये फ़ैसला केयर टेकर गवर्नमेंट में हुआ और केयर टेकर गवर्नमेंट का ये इख्तियार नहीं है और फिर इसको पंजाब का मंसूबा है और इसको फिर पंजाब की कैबिनेट में भी नहीं लाया गया और दावा ये किया जा रहा है कि दरियाए सतलज से निकाल लेंगे हम पानी और हम अपने हिस्से का दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस वक्त पंजाब के हिस्से का पानी है? तरबेला डैम में इस वक्त डेड लेवल से नीचे पानी है, पिछले साल जितना पानी था उससे हाफ आ गया है। और ये स्टडी आई है कि सिंध के पास इस वक्त 68% और पंजाब के पास 50 समथिंग कुछ परसेंट पानी की कमी है। तो आप कहाँ से निकाल रहे हैं? बारिशें हुई नहीं हैं। और दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि हम सतलज से निकाल रहे हैं, तो दरियाए सतलज में पहले दरियाए ब्यास गिरता था जो कब का सूख चुका है और फिर दरियाए सतलज और दरियाए ब्यास मिलकर जब आगे बढ़ते थे तो दूसरी तरफ से दरियाए चनाब जो है रावी और झेलम के साथ मिलकर एक बड़ा दरिया बनाकर आके ये पंजनाथ के मुकाम पे मिलते थे। फिर ये 21 किलोमीटर आगे जाते हैं कोट मिट्ठन पे और दरियाए सिंध में गिरते हैं और उससे पहले ही झेलम से ये पंजाब भी अपना पानी लेता है, काफ़ी सारा झेलम से पानी लिया जाता है। तो एक तो सतलज सूख चुका, उसके बाद आप ब्यास सूख चुका जो सतलज में गिरता था, अब आप उससे भी पानी ले रहे हैं और कह रहे हैं हम अपने हिस्से से, आपके हिस्से का भी पानी नहीं है इस वक्त। और देखिए, एक स्टडी है यूनिवर्सल ये लॉ है कि अगर किसी का पानी उसके इतना है कि उसके हिस्से में इस्तेमाल होने के बाद वो बच रहा है तो पानी पे राइट ही लोअर राइपेरियन का है। आप ज़रा आके दरियाए सिंध को देखें, कराची से जब हैदराबाद जाते हैं वहाँ पे मोटरसाइकिल रेस हो रही है, वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। इसके अलावा एक बड़ा अमाउंट पानी का समंदर में जाना चाहिए, वो पानी का बड़ा अमाउंट समंदर में नहीं जाता जिसकी वजह से इरोजन हो रहा है, डेल्टा नहीं बन रहा और हमारे ये जो इलाके हैं जिसको हम कहते हैं ठट्टा, बदीन, सजावल, ये इनमें ख़ास तौर पे बदीन वाले, ये सारे यहाँ से आबादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, पानी नहीं है। एक वक्त हुआ करता था, सिंध के कल्चर का हिस्सा था कि ये जो दरिया के पास के इलाके होते थे यहाँ पे बड़ी फसलें होती थी और जानवर जो थे वो लोग जो थे बड़ी दूर दूर से जानवर चराने लाया करते थे और जब वो वापस जाते थे तो जानवरों की घंटियाँ सुन के वो हो जमालो और मुझे माणू ये सारे गाते थे लोग, वहाँ के लोकगीत, वो सब खत्म हो चुका, कल्चर तबाह हो चुका। इसका तो मैनकाइंड की हिस्ट्री से भी बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि वो सिप्ते हसन साहब ने अपनी किताब माजी के मज़ार में प्राचा साहब लिखा कि नॉर्मली जब बशर कहीं बसता था तो वो समुद्र के या पानी के किनारे ढूंढता था ताकि वहाँ पर ज़ाहिर है कि ज़िंदगी सहल हो जाए। लेकिन प्राचा साहब मुझे ये बताइएगा, पल्ला पैदा होती थी, पल्ला पैदा होती थी, वो नहीं हो रहा, तो माहीगीरी ख़त्म हो चुकी है। और फिर ये कहते हैं कि सदर को ब्रीफिंग दी थी, हो रहा है पंजाब गवर्नमेंट में सदर को ब्रीफिंग दी थी। तो ये नहीं आप कह रहे कि पंजाब गवर्नमेंट ने अस्मा बुखारी साहब का नाम ले लें कि उन्होंने सदर मुमलिकत के बयान के ऊपर रख कर जो बयान दिया है ये आप कह रही हैं कि गलत है। लेकिन प्राचा साहब, जब हम देखते हैं कि दो
दरीना दुश्मन भारत पाकिस्तान के दरमियान इंडस्ट्रिटी हो सकती है, मुआहदा हो सकता है, तो फिर ये तो हमारे मुल्क की दो जमातें हैं चाचा साहब। देखिए इधर भी तो ईर्षा है ना। जब वाटर अकॉर्ड हुआ था 1992 का, उसके बाद फिर मुझे याद है ईर्षा बना और एक 1997-98 में कोशिश की गई कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको ईर्षा में डालकर और सूबों के नुमाइंदे हटा दिए जाएं, लेकिन वो भी कामयाब ना हुआ। यकीनी तौर पर पानी का मसला बड़ा अहम है और जिस तरह से मोहतरमा शैला रजा साहिबा ने लोअर राइपेरियन राइट्स की बात की, वो मुसल्लमा हैं, दुनिया में हैं, लेकिन क्या इस बयानबाजी से इस तरह के बयानात जो प्रोवोकेटिव हैं और ख़ास तौर पर पंजाब से भी आ जाते हैं, तो क्या इससे ये पानी का मसला हल होगा? नो। प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं वापस, वो गए हुए थे बेलारूस और उधर बरतानिया। अब बेहतर है कि वो कोई मीटिंग बुलाएं, टेक्निकल लोग हों या दीगर लोग हों, उस मीटिंग में वो सबको साथ बिठाएं और कम से कम जितना जल्दी हो सके इस मामले का कोई नुकल निकलना चाहिए। वाटर कम है, पानी कम है और ये दुरुस्त बात है। मैं जानता हूँ दरिया सतलुज बिल्कुल सूख गया, उसका तो निशान ही बाकी नहीं है, ब्यास खत्म हो गया। रावी में भी आपको मालूम है लाहौर के पास से गंदा पानी बहता है और जहाँ चनाब में मुल्तान से पहले मिलता है तो सारा गंदा पानी उसमें लिटरली, ईद पे मैं ट्रेवल कर रहा था, दरिया की बेल्ट पे ताफुन था जो गंदा पानी है उसमें। तो पानी पाकिस्तान का मसला है, बजाय इसके कि सूबे इस पे लड़ें आपस में। ये मरकज को, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज की बाकायदा मिनिस्ट्री है, पहले वजीर नहीं थे इंडिपेंडेंट, अब तो आबी वसाइल के माशाल्लाह एक वजीर साहब भी आ गए हैं, वजीर आजम वापस आए हैं, तो कोई ना कोई टेक्निकल लोगों को बुलाकर, सियासी लोगों को साथ बिठाकर इसका हल निकलना चाहिए। और इसमें ज़्यादा संजीदगी वाली बात ये कि चलें ये तो हम इशू इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि 6 कैनाल्स हैं और ये सारा कुछ है। 2050 तक जो मुल्क वाटर शॉर्टेज फेस करने वाले हैं, उसमें जहाँ पर इराक़ का नाम है, लेबनान, इंडिया है, वहाँ पर पाकिस्तान भी मौजूद है। तो हमें बहुत ही कीनली इस चीज़ को, वी नीड टू टेक इट सीरियसली। पर अच्छा साहब आपने भी बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन हुमायूं मेमन साहब अब थोड़ा सा इससे मूव करते हैं। ये तो पानी का इशू, मैं चाहूँगी मैं सेपरेटली इस पर एक पूरा प्रोग्राम करूँ फॉर द सेक ऑफ अवेयरनेस कि हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए पानी और क्या होना चाहिए। लेकिन ये जो हुकूमत ने वो क्या कहते हैं, कान यहाँ से पकड़ के फिर हमें दिखाया कि कान वहाँ से पकड़ दें, यानी हम एक्सपेक्ट करते कि 8 रुपये पेट्रोल की कीमत नीचे जाएगी, गई भी, लेकिन वो फिक्स कर दिया गया लेवी के साथ। तो हुमायूं साहब आप लोग क्या कर रहे हैं? आप तो अपोजिशन है, आपको तो बड़ा ही दबदबा होना चाहिए था, हुकूमत से काम कराना चाहिए था, कम कराना चाहिए था पेट्रोल। देखिए आप बिल्कुल सही करते हैं। मैं थोड़ा सा एक चीज हल्का सा कमेंट करूंगा, बाकी उससे नहीं है। देखिए ये जो सतलज और उसकी बात कर रहे हैं ना, और ये जो शहरा साहबा कह रही हैं कि नीचे एक खास तादाद पानी की जानी चाहिए समंदर में ताकि एरोजन ना हो, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन दुनिया कहाँ चली गई है? दुनिया उस चीज को देखिए, जितना पानी होता है ना पर मिलियन एकड़ फुट की जो इकोनॉमी होती है वो $2 बिलियन की होती है। अगर आप कम से कम 10 से 15 मिलियन एकड़ फुट पानी नीचे लेकर जाएंगे, आप सोचिए आप $3 बिलियन का पानी जाया कर रहे हैं। लेकिन आपने एरोजन रोकना है, उसके लिए आप डाइक बना लें। जब आप डाइक बनाएंगे तो आपका जो डेल्टा है और मैनग्रूव्स है वो के ज्यादा फलेंगे फूलेंगे, उसके अंदर ज्यादा जो आपकी जो फिशरी है, जो झींगा मछली वगैरह, वो ज्यादा बनेगी और आपको ज्यादा उधर से इनकम होगी, विच इज ऑलमोस्ट अबाउट $56,000 पर हेक्टर, और हमारे पास 7 लाख हेक्टर है, विच कैन अगेन भी $34 बिलियन की इकोनॉमी हो सकती है। तो अगर कोई समझना चाहे तो समझ सकते हैं। और दूसरा, ये जो सतलुज का पानी है ये डायरेक्ट सतलुज से नहीं ले सकते, ये वो कर नहीं कर सकते, जैसे ब्यास आपने कहा वो कहा है। इसके लिए पहले अगर आपने करना है, आपको पानी डाइवर्ट करना पड़ेगा किसी रिजर्वॉयर से। द ओनली रिजर्वॉयर जहां से हो सकता था या हो सकता है कि आप वो पानी को, जो कि दरियाए सिंध के पानी के अलावा की मैं बात कर रहा हूँ, जो एक्सेस पानी है, जो बारिश का पानी है, वो आपका सिर्फ एक जगह पे रुक सकता है, वो है आपका ये खानपुर कह रहा हूँ, आपका कालाबाग डैम है। वो अगर आप करेंगे तो ये सारी चीजें कर सकते हो। उसमें सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, केपी, सबको एक्सेस पानी मिल सकता है हर एक के लिहाज से। लेकिन उसको छोड़ दे, बात आ जाती है इसके। देखिए
मुझे याद पड़ता है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि हमारा वादा है कि अगर कोई पैसे कहीं इंटरनेशनल मार्केट में कमी हुई पेट्रोल की तो हम उसके रिलीफ आवाम को देंगे, लेकिन ये लोग कभी आवाम को रिलीफ दे ही नहीं सकते। इनकी फितरत ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ दे। अगर इन्होंने रिलीफ देना होता तो यहाँ से 40 साल से दे रहे होते। तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मैंने तो सर इन्होंने तो कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ आप लोगों ने क्या किया है? आप लोग भी तो हमारे वोट लेकर आए ना। इन्होंने देखे ना, मैं बताता हूँ इन दोनों के गठजोड़ देखे क्या है। इन्होंने जो अपर कैप था 70 रुपीस का लेवी का, उसको खत्म करके ऑर्डिनेंस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। प्रेसिडेंट किस पार्टी का है? पीपल्स पार्टी का है। ये लोग सामने सामने वो करे, अंदर से ये पक्के नूरा कुश्ती कर रहे हैं। ये एक दूसरे के साथ 100% मिले हुए हैं। और ये महंगाई और ये जो नहरें और ये सारी चीजें, इसमें दे आर ऑल इनटू वन जून। अब रह गई बात हमारी, देखिए अभी हम लोग इसके ऊपर डेफिनेटली हम लोग इसके ऊपर अपना एहतजाज करेंगे। अभी तो इन लोगों ने शुरू किया, अभी तो अब आधा पौना घंटा पहले तो ये सारी बातें आई हैं। हम इस पे एहतजाज करेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर हमारे तादाद है नहीं। उस तादाद में पीपल्स पार्टी वाले उनके साथ मिले हुए हैं। और ये सर वो आपने मैं मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है मेहमान साहब, मैं दोबारा आती हूँ। आपने वो सुना है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, क्वालिटी हो तो फिर बड़ी चीजें हो जाती हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। आज जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी शैला साहिबा, तो ओली परवेज़ मलिक साहब टेलीविजन स्क्रीन पर आके, जो कि स्टेट मिनिस्टर हैं फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू, वो हमें बता रहे थे कि बहुत मुश्किल वक्त है, आवाम हमारा साथ दे और हम ये रिलीफ नहीं दे पा रहे। आप समझती हैं कि आप लोग इत्तेहादी हैं, इतना तो हक बनता है आप लोगों का कि आप उनसे कम से कम आवाम को थोड़ा रिलीफ तो दिलवा दें? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगी कि असेंबली सेशन में थी और पार्लियामेंट्री एडवाइजरी कमेटी में ये डिसाइड हुआ था कि असेंबली कंटिन्यू करेगी फ्राइडे तक, लेकिन असेंबली को अचानक प्रोरोग कर दिया गया और यहाँ तक कि हम सब मेंबर अपना बिजनेस तक नहीं जमा करा सके। और उसके बाद ये ऑर्डिनेंस आया है। रही बात पीटीआई की, तो उनके मेंबर्स को तो ये भी नहीं मालूम कि इस वीक से पहले पिछले वीक में मैं उज़्बेकिस्तान में थी, लेकिन पाकिस्तान की सियासत से दूर नहीं थी। तो उस वक्त हमने कैनाल्स पे बात की थी और 37 लोगों ने बात की थी। कल उन्होंने कहा कि जी हम ला रहे हैं और हम इसके ख़िलाफ़ रेजोल्यूशन ला रहे हैं और हम सबसे पहले ला रहे हैं। तो उनको बताया गया कि नहीं, ऐसा हो गया है। उनके लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस से पहले बाइकआउट करके चले जाते हैं। और सिर्फ एक फ़लस्तीन का मामला था जिसमें जो है वो लोग ठहरे रहे, अदरवाइज़ वो किसी चीज़ में नहीं होते। अगर किसी चीज़ की मुखालफत करनी है तो उस पर भी अपने मुखालफत करने का काम अंजाम इस भद्दे तरीक़े से देते हैं कि भंग की जो थी वो यूटिलाइजेशन थी मेडिसिन्स के लिए और सबके लिए, तो उसमें एक अमेंडमेंट आनी थी, उसको भी नो करके चले गए। तो दूसरी बात यह है कि ये वाकई एक हमारे लिए सबसे पहला धचका तो ये था कि इस तरह से आउट ऑफ द वे जाकर असेंबली का सेशन जो है उसको प्रोरोग कर दिया गया। और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि हमने पेट्रोल को तो बैलेंस रखा है, लेकिन ले भी बढ़ा दी महंगाई को बैलेंस करने के लिए। ये मुझे चीज़ समझ में नहीं आई। और रही बात सदर मुमलिकत, तो सदर मुमलिकत की आईनी हैसियत होती है। अगर कैबिनेट और अप्रूव करके वज़ीर आज़म के साइन से कोई चीज़ जाएगी तो सदर माने या न माने उसको होना होता है। इतना तो मैं समझती हूँ कि ऑर्डिनेंस में वो ना कर सकते, इन सबको मालूम होना चाहिए। हो जाए ना भी कर दें तो हुकूमत इम्प्लीमेंट कर देगी, ठीक, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस के थ्रू नहीं करेगी, वो बिल के थ्रू करेगी। तो 3 नहीं, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, ऑर्डिनेंस जो है वो आ जाएगा और 90 दिन तक उसको जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है। अब ये सेशन उस वक्त बुलाएंगे जब ये कुछ करने वाले होंगे, वरना सेशन आते ही इसको पहले बहस में लाना पड़ेगा और असेंबली से पास कराना पड़ेगा। अच्छा, मैं एक छोटा सा सवाल और भी करना चाह रही हूँ आपसे, लेकिन मैं पहले पराचा साहब को भी इस गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। पहले तो पराचा साहब हमें थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें कि शैला साहिबा जो कह रही हैं शुड वी अग्री और नॉट। और दूसरा, पराचा साहब अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बजट आने वाला है,
बजट से पहले ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर ऑपोजिशन तो खैर बिल्कुल इस खाते में नहीं है कि वो तवज्जो दिलाओ, कोई नोटिस लेकर आए कि आवाम को भी रिलीफ दें, और फिर बजट में सुन रहे हैं कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें और महंगी होंगी, तो क्या बनेगा फिर? बहुत सारी चीजों पे टैक्स लगना है जो इनिशियल खबरें आ रही हैं, लेकिन आपको याद होगा कि 2 महीने पहले जब पंजाब के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तिलाफात थे, तो उस वक्त भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था कि जी बजट आने वाला है, जरा सब्र करें, ये अपने लोगों से कहा था। हाँ। तो उसको एक तरह की वार्निंग समझी गई। लेकिन अब बजट में जो एस्टिमेट्स आएंगे, फाइनेंस कमेटी से हो के आएंगे, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, जिस तरह में आप पीटीआई की बात कर रही हैं कि वो तवज्जो दिलाओ भी नहीं ला सकते, वो खैर अपनी जगह पे, लेकिन उनका बहरहाल एक पार्लिमानी किरदार है, वो भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आप या मैं जर्नलिस्ट ये समझें कि पीपल्स पार्टी हुकूमत की सपोर्ट छोड़ देगी और हुकूमत जो है वो इनके साथ टॉक नहीं करेगी, और हुकूमत जब बजट के लिए नंबर नहीं होंगे तो हुकूमत अपने आप को गिरा लेगी? दिस अपीयर्स टू सिंपलिस्टिक, क्योंकि टॉक्स होती हैं, इंटरेक्शन होता है, स्टेक होल्डर तो सब है ना, इवन पीटीआई भी खैबर पख्तूनख्वा में इस सिस्टम में स्टेक होल्डर है। अगर इफ अनफॉर्चुनेटली इफ दिस सिस्टम क्रम्बल, तो वो पीटीआई भी साथ ही उनकी हुकूमत भी तो अफेक्ट ही होगी। इसलिए वन और द अदर वे, ये सिस्टम जब तक सिस्टम चलाने वाले चाहेंगे चलता रहेगा। हाँ, अगर कोई उधर से कुछ है जो कि नजर नहीं आ रहा अभी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब की कल भी आपने स्पीच सुनी ओवरसीज वाले उस फंक्शन में, फिर वो पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में भी आपने स्पीच सुनी, तो कॉन्फिडेंस, मल्टीपल लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है। IMF के साथ इतना बड़ा एग्रीमेंट हो गया, फिर सऊदी अरब है, UAE है, चाइना है, और मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी अभी किसी ऐसे पॉइंट पे पहुंची है कि जिसको हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहें। हाँ, सारी जमातें, चाहे वो अपोजिशन हो या हुक्मरान हो या हुक्मरान के लूज इत्तेहादी हो, कम अज कम लोगों का ख्याल करें। 8-9 रुपए अगर लोगों को रिलीफ मिल सकता था, तो वो रिलीफ भी कल डिनाई किया गया, जो कि अच्छा नहीं समझा गया जनरल पब्लिक में, क्योंकि सारे तो गाड़ियां अपनी नहीं रखते ना, उन्होंने बसों में चलना होता है, यूं ही पेट्रोल नीचे ऊपर हो तो वो अफेक्ट करता है जनरल पब्लिक को, टैक्सियों में, मोटर बाइक्स में। तो ये एक पेट्रोल डीजल ऐसी चीज है जो जिंदगी के हर शोबा है लोगों को अफेक्ट करता है। तो हुकूमत हो, अपोजिशन हो, वो कम अज कम पार्लियामान में इतना तो सोचें कि अगर कहीं से रिलीफ आ भी रहा है बैरूनी फैक्टर की वजह से, तो उसके आगे डंडा तो लेके ना बैठ जाए ना। एग्जैक्टली, और दैट बिकम्स लाइक लिटिल हैमर स्टॉक, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो गवर्नमेंट की आवाम नोटिस कर रही होती है। खैर वो उनको पॉपुलैरिटी से कोई ताल्लुक नहीं है पराचा साहब, पर मेरा एक छोटा सा सवाल और ले ले, वो ये है कि आयरनी नहीं है, एक तरफ हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते हैं नेहरू वाले इशू पे इतना संजीदा होते हैं और हुकूमत किसी खातिर में लेकर नहीं आ रही है, ऑन दी अदर हैंड हुकूमत इस बारे में इतनी कॉन्फिडेंट है कि अगर बजट आएगा तो वो पास भी हो जाएगा। जो हुकूमत का कॉन्फिडेंस है वो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, सब मेहमानों को मालूम है, तो मैं पहले भी बयान कर गया हूँ कि फिर वो बजट पास करवाने वाले जो कॉन्फिडेंस जब होती है तो संजरानी साहब को बचाने वाले वो भी मैदान अमल में होते हैं। ये कोई तो मेरा ख्याल से पहले साहब फिर थोड़ा सा पीपल्स पार्टी को जरा सोचना चाहिए फिर नहीं, लेकिन हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे तो अभी ना समझे ना चीजों को, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो स्टेक्स मैं कह रहा हूँ कि शेयर्ड स्टेक्स हैं, इन शेयर्ड स्टेक्स के होते हुए कोई साइड नहीं कहेगी कि दूसरी साइड को इतना डाउन करें कि उनका अपना सर्वाइवल जो है इन टर्म्स ऑफ कॉरिडोर ऑफ पावर वो एट स्टेक आ जाए। लिहाजा ये मिल के चलने वाला, और जब पीपल्स पार्टी ने नून लीग की हुकूमत को सहारा दिया था, इसमें कोई शक नहीं है कि नून लीग की हुकूमत खड़ी ही पीपल्स पार्टी की वजह से, वरना तो सिंपल नंबर्स भी नहीं है। पीटीआई ने चूंकि डिनाई कर दिया था, आज भी नदीम अफजल चांद साहब का बयान छपा हुआ है कि पीपल्स पार्टी तो चल के हम लोग गए थे कि पीटीआई हमारे साथ मिल जाए तो हम
सूबों में और मरकज में हुकूमत बना ले। ये आज के न्यूज़पेपर में छपा हुआ है ये नदीमा। बिल्कुल। और आपको याद होगा प्रतीक साहब कि वो जरदारी साहब ने एक पिट स्टॉप किया था, मैं हमेशा उसकी बात करती हूँ, वो ज़ाहिर है कि वो उनकी ख्वाहिश भी थी, लेकिन वो शायद इमरान खान साहब उस वक्त मूड में नहीं थे, होता तो शायद सिनेरियो चेंज हो सकता था, लेकिन वो फिर अगेन हुमायूं मेमन साहब वो फिर एक इजाज़तनामा भी तो होता है। बजट के करीब करीब अभी आप लोगों ने कहा कि रमज़ान के ईद के फ़ौरन बाद हम एक एहतजाज करेंगे, वो नज़र कहीं पे भी नहीं आ रहा। कोई प्लान है आपका आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए? देखिए इस तरह ये है, हमने कहा था कि ईद के बाद हम लोग जो ऑपोजिशन है हम उनका एक अलायंस लेकर उसके साथ फिर हम मिलके एक एहतजाज करेंगे, और हम लोग काफी क्लोज आ गए। आप देख ले। अच्छा। नहीं, अभी हुआ नहीं, हो रहा है अभी उसका कोई रिजल्ट नहीं है। 19 और 20 को जेयूआई उसके बाद करेगी, और खान साहब ने भी अभी जेल से उन्होंने कह दिया है कि जितने भी जो उनके साथ जो ऑपोजिशन की जमातें उनके साथ आप अपने राब्ते जो है ना वो फाइनलाइज करें, ताकि फिर हम उसके बाद वो करें। तो आई एम श्योर अनदर 2-3-4 डेज इसके ऊपर काफी ज्यादा चीजें हो जाएंगी। लेकिन देखिए मैं एक बात बता दूं, सिंपल शाहिद खाका नवाज़ी साहब कोई बात कर रहे हैं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब आपसे डिसेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अपना बयानिया है, कायद को बचाना है। देखिए दो चीजें देखिए दो चीजें इस वक्त वो एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ रही, हर एक का अपना अपना वो है। उनका मतलब शायद खाका नवाज़ी का अपना एज अ पार्टी उनका एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारा अपना पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, जेयूआई का अपना होगा। लेकिन वंस वी कम इनटू एन एग्रीमेंट, हम सब लोगों का जो एक कॉज है, जो मेन चीज है वो जिसमें फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, इन दो चीजों को लेकर हम सारे इकट्ठे होंगे। बाकी हम लोगों का अपना अपना डिफरेंट स्टांस रहेगा। सो इन अदर वर्ड्स हम लोग सिर्फ एक या दो पॉइंट एजेंडा पे सारे इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा हम लोगों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रहेंगे। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ये जो कह रहे हैं ना कि प्रेसिडेंट साहब के ने वो उन्होंने करना है, ऐसा नहीं होता। ये जो ऑर्डिनेंस होता है ये डायरेक्ट प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस होता है, इसमें प्रेसिडेंट की ही बात होती है, और ये हुकूमत उनको कहती है, हुकूमत ही कहती है कि हम ये बिल पास नहीं कर सकते, आप ये कर लें। अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो वो इस पे साइन ना करे, अगर प्रेसिडेंट साहब साइन नहीं करेंगे तो ऑर्डिनेंस नहीं बनेगा। जारी हुए थे। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ ना, ऑर्डिनेंस फिर नहीं पास होता, उसमें ये नहीं हो सकता कि आप उनको पास भेजे। वो बिल की हैसियत होती है कि अगर बिल जाए तो उसके ऊपर एक दफा या दो दफा वो ना कर सकते हैं, तीसरी बार ऑटोमेटिकली हो जाता है, नॉट ऑन दी ऑर्डिनेंस। तो इससे जाहिर होता है कि ये लोग उनके साथ 100% मिले हुए हैं। जैसे अभी पराजा साहब भी कह रहे थे कि इनकी क्या मजाल थी ये लोग इसे कर सके। हाँ, इट्स जस्ट लाइक जब बिल एक दफा काबीना भेजती है वो अप्रूव नहीं होता तो दूसरी बार में वो फिर अप्रूव हो जाता है। आई अग्री इस पॉइंट पे। लेकिन मेमन साहब मुझे एक और भी बात बताइएगा क्विकली, वक्त की थोड़ी कमी है, मैं बाकी मेहमानों की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। माइंस एंड मिनरल्स ये इतना पोलिटिसाइज आप लोगों ने क्यों कर दिया है? क्या वाकई उम्मीद है कि इसके बदले खान साहब की रिहाई का परवाना मिल जाएगा? देखिए नहीं, इसके दो चीजें। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये एक किस्म का कहा जा रहा है, वो किसी मतलब ये इंटरनेशनल कंपनीज को किया जा रहा है कि भाई हम आपको ये करा देंगे, आप ये ना करने देना। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये उसमें 2-3 चीजें हैं। देखिए इसमें कुछ चीजें जो है वो क्लियर हो रही हैं, लेकिन इसमें फॉर एग्जांपल उसमें ये कहा जा रहा है कि जो भी एक बिडर भी आ सकता है खाली, या लेट्स सपोज अगर कोई आएगा तो उसके अंदर आपको नहीं पता कि रॉयल्टी का क्या होगा, उसमें नहीं पता कि आपकी जॉब कोटा क्या होगा, उसमें नहीं पता कि आपको वो ट्रांसफर ऑफ क्या कह सकते हैं उसे, जो टेक्नोलॉजी है वो होगा नहीं होगा। बहुत सारी चीजें इसमें इबहम है और उसमें चीजें, तो इसका बेहतर तरीका ये है कि इसके ऊपर डिस्कशंस होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये 2-3 जो बड़े लीडर हैं जिसमें पीटीआई और जेयूआई केपी की तरफ से, ये लोग अपने जो बड़ी लीडरशिप है मींस मौलाना साहब और इमरान खान साहब, उनके साथ बात करें और उसके बाद इसको फर्दर देखा जाए कि क्या हो सकता है। और इसको फिर पार्लियामेंट मींस के प्रोविंशियल असेंबली में आना चाहिए और वहां पे बहस होनी चाहिए। और अगर वो चीज नहीं होती और ये लेट्स से 26वीं तरमीम की तरह बगैर किसी बहस के, बगैर उसके, तो ये बहुत गलत इक़दाम होगा, चाहे वो पीटीआई क्यों ना कर रही हो। देखिए जो गलत चीज होगी वो गलत चीज होगी, और अगर ये इस सारे बहस के थ्रू पास हो जाती है एंड एट द एंड ऑफ द डे, तो वो प्रोसीड
प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है कि उसने पार्लियामेंट में आना चाहिए, उसके ऊपर ऑपोजिशन वाले भी और गवर्नमेंट वाले भी सारे बहस करें एंड देन उसको सॉर्ट आउट करके करें। लेकिन ये दूसरा तरीका जो हमने अभी रिसेंटली पिछले 2-3 सालों में देखा है, वो तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन इस पे ज़ाहिर है कि आप गवर्नमेंट से बात करेंगे तो बात होगी ना। यहीं से कंटिन्यू करते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। चूंकि मुल्क में इस वक्त बहुत कुछ हो रहा है, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, उल्टा तकलीफ मिल रही है, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि मिनरल्स एंड माइंस का जो इशू है वो भी काफ़ी संजीदा होता जा रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब का भी एक बयान जो है वो सामने आया है, तो उन्होंने कहा है कि जो गैर मुल्की कुव्वतें हैं उनको अपने असासों का मालिक नहीं बनने देंगे। एक ज़ाहिर है कि हार्ड स्टैंड वो भी ले रहे हैं और वो आपको बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं। हेलो जी जी शला साहिबा। एक तो ये है कि थोड़ा सा हमें याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 89 में पीटीआई के दौर में रज़ा रब्बानी साहब ने 2 अमेंडमेंट्स दी थी जिसपे इख्तियारात ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर उनकी इंटरवेंशन थी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इन लोगों को उसे पढ़ना चाहिए कि सदर को कैसे महदूद किया गया हुआ है। तो दूसरी बात यह है कि मैं पराचा साहब की एक बात से इस सेंस में मुत्तफ़िक़ हूँ कि क्या पार्लियामेंट को बंद कर देगी पीपल्स पार्टी। हमने नून लीग के साथ साथ पीटीआई को कहा था कि आप अगर चाहें तो आप आके गवर्नमेंट बना लें, हम इसी तरह पार्लियामेंट को सपोर्ट करेंगे। हम कुछ भी हो जाए पार्लियामेंट को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारी इस कमज़ोरी को अगर लोग खेल रहे होते तो परसों जो है हुकूमत ये ऐलान न करती कि फेडरल सब्जेक्ट है मोटरवे और इतने अरसे से रुका हुआ था। पीटीआई के दौर में भी जो है जब नून लीग आखिर अपना दौर करके गई है पीटीआई से पहले, तो 27 बिलियन के प्रोजेक्ट थे हैदराबाद मोटरवे, और इनके दौर में सिर्फ 5 बिलियन के रह गए थे। इतना करम था इनका सिंध पे, तो वो उस वक्त भी कंप्लीट नहीं हुआ। और पिछले साल हमारा झगड़ा ये था कि उसके ऊपर इन्होंने कहा बस जी हमने पीएसडीपी में दे दिया, आप लोग खुद करें। ये सब्जेक्ट ही नहीं है प्रोवेंशल। तो इस दफ़ा हमसे ये कहा गया है कि नहीं, हम इसको तो इसे हम क्या करें? 3 साल के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। नहीं, ये राइट है सूबे का भाई। नहीं राइट है, लेकिन सरदारी साहब को क्या मिलेगा? क्योंकि बनाएगा भी वफाक, बनाएगा भी वफाक, ठेके भी उनके पास होंगे, काम भी उन्हें कर रहा है, पैसे भी उनके पास होंगे। लेकिन एक सूबे को इस तरह नजरअंदाज करना और अगर वो आपको कहें कि हमने ये प्रोजेक्ट और पानी की भी एक सेकंड सर साहब, वो आपको कहें कि हमने प्रोजेक्ट बना दिया, आप दस्तबरदार हो जाएं नहरों वाले इशू से। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहरों वाला इशू मेरा या जरदारी साहब का तो नहीं है ना, ये तो सिंध का इशू है। आप देखें कि सिंध के अवाम ने ईद तक और रमज़ान तक में इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये मेरा या जरदारी साहब का इशू तो नहीं है। मोटरवे मेरा या जरदारी साहब का तो इशू नहीं है ना। मोटरवे हमारा राइट है, इसी तरह पानी भी हमारा राइट है भाई। आप कैसे, मैंने इतनी पूरे फलसफा ठोक दिया, वो पूरी टेक्निकल चीज़ें ठोक दी कि दरियाए सतलज में ब्यास गिरता था, वो पहले ही सूख गया, आप उस में से कहाँ से पानी निकाल लेंगे? और पानी है नहीं मुल्क में, डेल्टा बनाने तक के लिए नहीं है। हम अपने हिस्से के सारे काम कर चुके, हम छोटे डैम तक बना चुके। हमने तो ब्रीफिंग को इसलिए खुशी से सुन लिया कि जैसे थर में हमने ज़िंदगी बदल दी, थर में हमने डैम बना दिया, थर में हमने जो है वो अंडर वाटर हमने इतनी सब चीज़ें कर दी। वहाँ पे अपना खाद भी अब हम कर रहे हैं, उससे पहले हम अपना चारा भी खुद बना रहे हैं। वहाँ पे हॉस्पिटल से लेकर हर चीज़ हो गई। तो शायद ये कोई इस तरह का होगा। ये तो ग्रीन पाकिस्तान नहीं, रोइन सिंध हो गया। ठीक, तो एक ब्रीफिंग को पसंद उस वक्त किया जाता है। I get it, लेकिन मुझे वन लाइनर आंसर दीजिएगा। चीज हो के इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आइन के दायरे में होगा। ठीक, चले, मैं वक्त कमी है, मैं प्राचा साहब की तरफ चली जाती हूँ। प्राचा साहब, मैं यही सवाल आपसे भी करती हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कहा है कि गैर मुल्की कुव्वतों को अपने मुल्क के सासों का मालिक नहीं बनने देंगे, प्राचा साहब ये आप समझते हैं कि इसमें कोई सब्सटेंस मौजूद है और ये वाकई ऐसा ही है? मसला मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से नहीं रुक रहा, न वो रुकावट आ रही है। मसला तो रुक रहा है पीटीआई की तरफ से। मसला तो जो हुक्मरान है सूबे वाले, मसलन बिल पास करवाने में अगर मौलाना फजल रहमान बायकॉट कर जाते हैं तो पीटीआई के पास तो सादा से ज्यादा अक्सरियत है बिल पास करने की। फिर कौन स्टेक होल्डर और है? वो पीटीआई खुद है। पीटीआई की अपनी हुकूमत है। कल भी आपने देखा स्पीकर बाबर सलीम साहब ने एक मीटिंग चेयर की और उसमें भी
पार्लिमानी पार्टी ने भी जो तादाद का अंबार लगा के रख दिया। लिहाजा मौलाना साहब या पीपल्स पार्टी या ANP कोई कहें, वो मैटर नहीं कर रहा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इन दी प्रोविंशियल असेंबली के बिल पास करना है। मैटर क्या कर रहा है, वो PTI की अपनी पार्टी मैटर कर रही है कि चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो बिल को पास करवा सकते हैं। और प्रति साहब मुझे क्विकली बताइएगा कि जो हिस्ट्री रही है PTI की अभी तक की, अभी करंट PTI की, आपको लगता है ये पास भी हो जाएगा? जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें तो बड़े मुश्किलात हैं, लेकिन अगर खान साहब अली अमीन खान गंडापुर की किसी वक्त ब्रीफिंग से सेटिस्फाई हो जाते हैं और खान साहब अगर हुक्म दे देंगे तो फिर तो यकीनी तौर पर बिल पास हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पराते साहब आपका भी, शला साहिबा आपका भी बहुत शुक्रिया, हुमायूं अहमद साहब थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया है, कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।